हाय। तो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। ये फाइनल लेक्चर है एज फार एज द थ्योरी इज़ कंसर्न। ठीक है, आज हम मेरा जो कोर्स का चैप्टर 1 है बेसिक मैथमेटिक्स, उसका थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट कर देंगे। आई नो कोटा का लेवल मैंने आपको प्रॉमिस किया था एंड सफिशिएंट लेवल पे भी है हम लोग। कोटा में जो एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है वो ये कि बेसिक मैथमेटिक्स में वो लोग लॉग एंड मॉड्यूलस को साथ में इंक्लूड करते हैं। हाउएवर मैं इसे एक सेपरेट चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 में इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 1 का ये फाइनल लेक्चर है। ऑफ कोर्स इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम प्रॉब्लम सीरीज़ कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम का एक वीडियो मैं बना सकता हूँ। हाउएवर यहाँ तक आपका थ्योरी कंप्लीट है इस चैप्टर के लिए मेरे कोर्स में। एंड सेकेंडली, अगर आप एनसीईआरटी से खुद को कंपेयर करना चाहें तो एनसीईआरटी में आपने अब तक सेट और इनइक्वालिटीज़, लीनियर इनइक्वालिटीज़ नाम का जो चैप्टर है वो आप इस लेक्चर के बाद कंप्लीट समझ लीजिए। हालांकि ऑफ कोर्स एनसीईआरटी का लेवल से तो हम काफ़ी ऊपर ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि हम प्रॉब्लम्स काफ़ी कर लेंगे। ये एक मात्र लेक्चर है जो आपको रिक्वायर्ड है, इसमें प्रिटी मच सब कुछ कवर्ड अप है। बाय द वे, मैं एक यूज़र है रेडिट पे जिन्होंने मुझे कहा था कि वो एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें इनइक्वालिटीज़ में दिक्कत हो रही थी। मैं ऑफ कोर्स एओडी तो अभी नहीं पढ़ाने वाला बिकॉज मैं पर्सनली जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, कि लाइक पहले एक चैप्टर कंप्लीट किया, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस वजह से एओडी जो है वो तो कैलकुलस में बहुत बाद में आता है। ठीक है, लाइक 12th में आता है। तो अभी तो 11th का चल रहा है और ये अर्ली स्टार्टर्स के लिए है यूजुअली। तो अभी के लिए तो आपको इसी वीडियो से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, कि इनइक्वालिटीज़ को आप कैसे डील कर सकते हो। एओडी स्पेसिफिक में कोई बात नहीं करने वाला पहले ही, बट हाँ, जिन लोगों को पता है एओडी क्या है, उनको इनइक्वालिटीज़ में अगर दिक्कत हो रही है तो ऑफकोर्स दे कैन फॉलो। इफ़ नॉट, अगर आपको एओडी नहीं पता है, आप अभी 10th में हैं या फिर 11th में और आप ये वीडियो देख रहे हैं, 10th में है तो भाई लाइक हैट्स ऑफ यार, आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छा स्टार्ट ले रहे हैं। 11th में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब टाइम आएगा तब आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर एजेंडा आपके सामने है। इनइक्वालिटीज़ करना है, सोल्यूशन करना है और वेवी कर्व मेथड करना है। ये वाला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं इनइक्वालिटीज़ के डेफिनेशन के साथ। तो इनइक्वालिटीज़ जो होते हैं वो आप ये कह सकते हो कि दो रियल नंबर्स को जब आप व्हेन टू रियल नंबर्स और एक्सप्रेशंस, रियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आप कह सकते हो, आर रिलेटेड, या आप कंपेयर्ड भी बोल सकते हो, आर रिलेटेड और कंपेयर्ड यूजिंग कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ये जिसे बोला जाता है लेस दैन, ये जिसे बोला जाता है ग्रेटर दैन, ये जिसे बोला जाता है लेस दैन और इक्वल टू, और ये जिसे बोलते हैं ग्रेटर दैन और इक्वल टू। अगर आपको दो रियल नंबर्स मिले या एक्सप्रेशंस मिले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसको ऐसा कुछ आपने इसके माध्यम से आपने उनको कंपेयर कर रखा है, तो उसे हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल एग्जांपल ले सकते हो आप। 5x इज़ ग्रेटर दैन 2 है ना, तो ये एक तरीके से यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक नंबर है। ठीक है, दूसरा 3 इज़ ग्रेटर दैन 7। ये सही है या गलत है बात की बात है, डेफिनेशन के हिसाब से ये डेफिनेटली एक इनइक्वालिटी तो है। सही इनइक्वालिटी नहीं है बट हाँ, इनइक्वालिटी तो है। तो इनइक्वालिटीज़ ऐसी चीज़ें होती है। ऑफ कोर्स आप इसे एक इनइक्वालिटी नहीं बोल सकते, ये एक इक्वेशन होता है। ठीक है, इधर इक्वल साइन है, इक्वल साइन से ही इक्वेशन बनता है। ठीक, तो इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। जो क्लास 11th में है, क्लास 10th तक आपने इनइक्वालिटीज़ पे ज़्यादा काम नहीं किया होता, अनलेस कि आप रेफरेंस बुक्स देख रहे हो तो उसमें काम होता है, बट एनसीईआरटी लेवल पे तो नहीं होता है। तो ये आपके लिए नया है, आपने इक्वेशंस पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम अगर सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ की बात करें, रिमेंबर जब हमने इक्वेशंस पढ़े होते हैं जूनियर क्लासेस में, तो हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, है ना। तो इधर भी कुछ वैसा ही है। आप ऐसा कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, आप एक्स ना लिखो अगर,
तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स भी हो सकता है, फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि एक ही वेरिएबल है, विच मेक द इनइक्वालिटी ट्रू, ठीक है, विच मेक द इनइक्वालिटी ट्रू। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 2x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये एग्जाम्पल अगर है, तो आप अगर नोटिस करो, अगर मैं x को 1 रखूँ तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, है ना, क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर देन 5 नहीं हो सकता। तो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन, however x इज इक्वल टू 10 कैन बी अ सोल्यूशन, है ना। और अगर मिनिमम वैल्यू ढूंढने जाए तो अगर आप 10 नहीं लेना चाहते तो आपको 3 लेना पड़ेगा। ऑफकोर्स मैंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि x नेचुरल नंबर्स है, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि x को 5/2 या उससे ज़्यादा होना पड़ेगा। बेसिकली 5/2 तो नहीं, 5/2 से ज़्यादा होना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा। ये कैसे सॉल्व हो रहा है ये हम अभी थोड़ी देर में देख ही लेंगे, ठीक है। तो 5/2 की अगर बात की जाए, ये 2.5 होता है, तो x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करेगा, बट 1 या उससे कम सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है आप इसे सल्यूशन कहते हैं इनइक्वालिटी का, ठीक है। ऑफकोर्स ये जो है आइडियाज़ जो है वो इक्वेशन के ही बोरो किए जा रहे हैं, बट हम रियल वर्ल्ड में हमेशा इक्वेशन की बात नहीं करते। जैसे कि हम कहते हैं कि आपको पास होने के लिए एटलीस्ट 33% मार्क्स चाहिए, है ना। तो ये जैसे आपने ये वर्ड यूज़ किया एटलीस्ट, इसका मतलब क्या है कि 33 तो चाहिए, पर 33 से ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसा यूज़ किया जो कि इनइक्वालिटी होता है, ठीक है। इसी वजह से जो आइडियाज़ हैं हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हम वहीं से बोरो करते हैं इक्वेशन से, हालांकि कुछ चीज़ें डिफरेंट है जो हमें देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिससे हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पहले रूल की बात करूं तो पहला रूल ये होता है कि आप इक्वल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो इक्वल नंबर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। एडेड टू लिख देता हूँ एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिख देता हूँ, इंग्लिश वाइज थोड़ा सा सही हो जाएंगे हम। तो एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो पहला चीज़ ये होता है कि आप इनइक्वालिटी के दोनों तरफ से इक्वल नंबर या रादर सेम नंबर आप डेफिनेटली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है x + 5 इज ग्रेटर देन 3, तो जैसा हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, मैं लीनियर इक्वेशंस की बात करूँ अगर, तो लीनियर इक्वेशंस में जैसे हम क्या कर सकते थे, हम दोनों साइड में -5 कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि अगर इक्वेशंस में आप एक साइड पे कोई काम कर रहे हो तो दूसरे साइड में वही काम आपको करना पड़ता है ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। यहाँ पे भी फंडा कुछ वैसा ही है। तो इसी सेम आइडिया को हम बोरो करते हैं इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, x बच जाता है और वो ग्रेटर देन होगा -2 के, और यही आपका सोल्यूशन है। मतलब कि अगर इस चीज़ को सेटिस्फाई करना है तो ये होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आइडिया मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम नंबर या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है दोनों साइड से, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए। एंड सेकंड जो है, जो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो ये है कि आप बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई तो कर सकते हो। बोथ साइड्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, ठीक है, या पॉजिटिव रियल नंबर बोल देते तो बेहतर रहता, बट पॉजिटिव नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इसके आगे थोड़ा ऐड कर देता हूँ, विदाउट अफेक्टिंग इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये अगर लिखूँ तो बेहतर रहेगा, विदाउट अफेक्टिंग इनइक्वालिटी। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो अगर मैंने दोनों साइड पे 4 मल्टीप्लाई किया
दोनों साइड पे अगर 4 मल्टीप्लाई किया तो 2 4 होता है 8, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन बाय 4 कर रहा हूँ यहाँ पे, और दूसरे साइड हुआ 4 1 4। तो ये क्या ये अभी भी ट्रू है? यस। तो अगर आप दोनों साइड पे सेम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो आप वो कर सकते हैं और आपको इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं लाना पड़ेगा। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो यहीं पे भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, हम सेम इनइक्वालिटी ले लेते हैं लेकिन हम 4 की जगह -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर आएगा -8 और इधर आएगा -4। अब क्या वही सेम इनइक्वालिटी यहाँ पे काम आएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें तो -8 जो होता है वो लेस देन होता है -4 के। अब कुछ लोगों को ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, अरे ये कैसे हो गया? ऑफ कोर्स -8 जो होता है वो नंबर लाइन पे -4 के लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, और नंबर लाइन में हमें पता है जो चीज़ लेफ्ट साइड में लिखी होती है वो लेस होती है ना। तो नंबर लाइन पे -8 के लेफ्ट साइड में आने की वजह से ये जो इनइक्वालिटी है ये रिवर्स हो गई है। अगर तो यहाँ पे जो आइडिया है वो बहुत सिंपल सा है, अगर आप पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन नेगेटिव नंबर में आपको इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसे अगर शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो ये कह सकते हैं नेगेटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन स्विचेस द इनइक्वालिटी, ठीक है, या फिर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी आप कह सकते हो। बेसिकली अगर लेस देन था तो वो ग्रेटर देन था तो वो लेस देन हो जाता है, एंड वाइस वर्सा होता है। वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू था तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाता है। तो इस तरीके से नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की बात हुई है, नहीं, अगर आप ये सब चीज़ वेरिएबल्स के साथ करेंगे तो भी आप सेम ही चीज़ नोटिस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, ये जो 2 नियम हैं वैसे इसी दूसरे नियम का पार्ट होता है ये नेगेटिव वाला, ठीक है। तो मैंने इसे अलग से लिखा नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव वाला पता है तो आप नेगेटिव वाले नियम को भी समझ पाएंगे, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट है, अगर आप कभी भूल भी जाएं तो ऐसा कहीं करके देख लीजिएगा, एक छोटे मोटे 2 नंबर के साथ एग्जाम्पल ले लीजिएगा, आपको हमेशा याद आ जाएगा कि करना क्या है। जब तक एटलीस्ट आप अभी सीख रहे होंगे ना, जो लोग नए हैं जिनके लिए ये नया है तो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपको ये चीज़ इसका हैबिट नहीं हो जाता तब तक आप इसको ऐसे ही नंबर्स के साथ टेस्ट कर सकते हैं और ख़ुद को समझा सकते हैं कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो अब हमें बेसिक्स सारे पता हैं, ठीक है, इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। हम आ जाते हैं अपने वेवी कर्व मेथड पे, जो कि इंटरवल्स को सॉल्व करने का मेथड ऑफ इंटरवल्स भी बोला जाता है। बाय द वे इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मेथड ऑफ इंटरवल्स कहते हैं। ऐसा क्यों है वो हम थोड़ी देर में देख लेंगे। मेथड ऑफ इंटरवल्स के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ठीक। तो ये वेवी कर्व मेथड ऑफ इंटरवल्स है। ऑफ कोर्स इसमें 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स थोड़े ब्रॉड है, हम क्वेश्चन देख के ज़्यादा समझ पाएंगे, बट फिर भी मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। ये स्टेप्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पहला होता है कि फैक्टराइज ऑल एक्सप्रेशंस, ठीक है। आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा, हो सकता है वो कभी कभी फैक्टराइज्ड हो या कभी कभी वो फैक्टराइज ना हुआ हो। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि फैक्टराइज करना है ऑल एक्सप्रेशंस को। फैक्टराइज कुछ इस प्रकार से करना है कि वो जो फैक्टर्स बनेंगे वो लीनियर होने चाहिए। लीनियर का मतलब है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, है ना। ये लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए एंड इनटू लीनियर फैक्टर्स, और ये लिख देता हूँ विथ पॉजिटिव कोएफिशिएंट, ठीक है। तो पॉजिटिव कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसके सामने कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। फिलहाल के लिए आप सिर्फ रूल्स देख लीजिए कि होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस में ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। जैसे मान लीजिए एक फैक्टर हो गया x-5, तो ये तो चलेगा, लेकिन 4 - x नहीं चलेगा। इसमें आपको अगर इस वेवी कर्व मेथड से जाना है तो आपको इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको x-4 बनाना पड़ेगा और एक माइनस बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन जब मैं कह रहा हूँ
कि लीनियर फैक्टर्स चाहिए और जो है पॉजिटिव कोएफिशिएंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अभी नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिलहाल इसको लिख के ही रख लीजिए। और हम क्वेश्चन करते टाइम आप स्टेप्स को साइड बाय साइड देखते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इन स्टेप्स में लिखा क्या है। ठीक है, इसे बाय हार्ट नहीं करना है, ऑफ कोर्स इसको आपको प्रैक्टिस में लाना है, बस क्वेश्चन इतने कर लीजिए कि याद ना करना पड़े। फिर सेकंड जो होता है वो है प्लॉट द जीरोस। ठीक है, प्लॉट द जीरोस से क्या मतलब है, प्लॉट किसके जीरोस करने हैं, प्लॉट द जीरोस ऑफ फैक्टर्स, जो भी आपने फैक्टर्स निकाले उनके जीरोस को प्लॉट कीजिए। ठीक है, प्लॉट से आपका क्या मतलब है, कहाँ प्लॉट करना है, तो प्लॉट द जीरोस ऑन नंबर लाइन बोल देता हूँ मैं। क्यों, क्योंकि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता होती है और एक वेरिएबल को हम एक नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल अगर हों तो हम उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं, वो हमने देखा है जूनियर क्लासेस में। ठीक, तो नंबर लाइन पे जीरोस को प्लॉट करना है, कैसे काम करता है वगैरह हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो ये कि राइट मोस्ट रीजन ऑन नंबर लाइन। अब हमने किया क्या था, हमने जीरोस प्लॉट किए थे, राइट। जब हमने जीरोस प्लॉट किए होंगे, जैसे मान लो कि अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, तो ये कुछ हिस्सों में बट गया है ना। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे बटने के बाद ये जो राइट मोस्ट वाला जो रीजन है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो द राइट मोस्ट रीजन ऑन द नंबर लाइन मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, मस्ट बी पॉजिटिव। ये क्यों होता है इस पे आएंगे, थोड़ी देर में आ रहे हैं। बेसिकली होता क्या है ना कि जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं वो जीरोस देते हैं। अब अगर मान लो कि एक लीनियर फैक्टर है a और दूसरा लीनियर फैक्टर है b, मतलब लीनियर फैक्टर नहीं है, जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस a और x माइनस b फैक्टर रहे होंगे कहीं ना कहीं, है ना। फैक्टर थ्योरम का ही यूज कर रहा हूँ। तो अगर x b से ग्रेटर है, यानी कि x यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, तो अगर x b से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली x माइनस बी ग्रेटर देन जीरो होगा, एंड अगर वो b से ग्रेटर है तो वो a से भी तो ग्रेटर होगा इस केस में, यानी कि ये दोनों ही नंबर्स पॉजिटिव आ गए। और अगर दो नंबर्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने भी छोटे बच्चे नहीं है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए हम राइट मोस्ट रीजन को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद साइन चेंजेस ओनली फॉर zeros occurring odd number of times। ठीक है, odd number of times कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे वैसे ये स्टेप 4 मिटा देता हूँ, मैं अगले पेज पे लिख लूंगा इसको। तो अकरिंग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है x का पावर a स्क्वायर और x माइनस बी का पावर क्यूब, तो अगर आप नोटिस करें ये फैक्टर इवन पावर्स के साथ आ रहा है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ये जो फैक्टर है ये बेसिकली 2 बार आ रहा होगा, है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो साइन जो करेंगे वो आप चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कुछ जीरोस बनाए थे इस तरीके से, है ना, ये a था, ये b था। अब आपने क्या बोला कि x माइनस ए का स्क्वायर था और x माइनस बी का क्यूब था। ठीक है, यहाँ b लिख दिया मैंने गलती से, हाँ, तो क्यूब था। तो आप क्या बोल रहे हो कि ये एरिया सारा का सारा पॉजिटिव है, यहाँ पे सारा मामला पॉजिटिव होता है। ऑफ कोर्स ये तो जीरो है, ठीक है। और हमने क्या बोला कि ये जो साइन है ये साइन चेंज होता है, यानी कि रिवर्स होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर ये जो फैक्टर है ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। तो इस केस में b कितनी बार आ रहा है, b 3 बार आ रहा है, तभी तो आपने क्यूब लिया है इसका। तो 3 बार आ रहा है तो ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, यानी कि अगला रीजन जो कि ये वाला रीजन है, ये रीजन में साइन रिवर्स होगा जो कि नेगेटिव होगा। अगेन अगर हम a की बात करें तो a x माइनस ए में आ रहा है और x माइनस ए में पावर 2 है जो कि इवन पावर है। तो इवन पावर में आपको साइन कंटिन्यू करना होता है, साइन चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो मैं दे सकता हूं। इसका कारण भी बहुत सिंपल है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि इवन पावर्स में साइन में कोई बदलाव नहीं आता है,
है ना। इवन पावर्स कभी भी साइन को अफेक्ट नहीं करते। जैसे कि अगर x -1 है तो आपको पता है x का स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन x का क्यूब -1 आएगा। तो जो ऑड पावर्स हैं वो साइन को चेंज करती है, क्योंकि नेगेटिव बना देती है ना वो, ठीक है। लेकिन जो स्क्वायर है या फिर कोई भी इवन पावर है वो साइन पे उसका ज़्यादा फोकस नहीं होता। इस वजह से जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं जो जीरोस, उसमें आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। एंड इवन वाले का मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, बट इवन नंबर ऑफ टाइम्स में साइन रिमेन्स द सेम, ठीक है। आप चाहे तो ऐड कर लेना अपने नोट्स में, ठीक। वैसे मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये चीज़ अगर अभी नहीं क्लियर आ रही है तो आपको कुछ क्वेश्चंस के बाद आ जाएगी, ठीक है। अगेन मुझे स्टेप 4 लिखना था, तो मैं स्टेप 4 वैसे यहीं कर देता हूँ, यहाँ यहीं पे हो जाएगा। तो अगर मैं स्टेप 4 की बात करूँ तो स्टेप 4 में ये है कि चूज द सूटेबल रीजन एज आंसर। चूज सूटेबल रीजन एज आंसर या सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये सूटेबल रीजन का क्या मतलब है? सूटेबल रीजन का मतलब भाई साहब ये है कि अगर आपने जैसे ये बनाया था और ऐसा आया था, ये प्लस आया था, ये माइनस आया था, ये माइनस आया था, ये ए था, ये बी था, तो अगर आपका इनइक्वालिटी ग्रेटर दैन 0 टाइप का था, जो यहाँ पे लिखा था x - a का स्क्वायर x - b का क्यूब, वो लिखा ही हुआ है, और अगर वो ग्रेटर दैन 0 है तो ग्रेटर दैन 0 का क्या मतलब है? आपको सिर्फ प्लस वाले लेने पड़ेंगे। क्या आप जीरोस को ले सकते हैं? नहीं, आप 0 को नहीं ले सकते, क्योंकि ये ग्रेटर दैन है, ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं है। तो आपका ये सूटेबल रीजन ये वाला है। तो आप बोलोगे कि x को बिलोंग करना पड़ेगा b से लेके इन्फिनिटी तक, b भी इंक्लूडेड नहीं है और इन्फिनिटी कभी इंक्लूड होता ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से कि हमें सूटेबल रीजन लेना है। सूटेबल का मतलब होता है इनइक्वालिटी जो दी है उसके आधार पे क्या चीज़ फिट बैठती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। अगेन प्रोसेस को याद नहीं करना है, अगर आप सवाल बना पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रोसेस याद है नहीं है, नोबडी रियली केयर्स, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये वेवी कर्व मेथड है, इसे मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं कुछ नोटवर्दी बातें यहाँ पे लिख देता हूँ। वो क्या है कि अभी मैं कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे बोलने वाला हूँ, जो कि वैसे उसका काम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से बनता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरे कोर्स में चौथा चैप्टर आता है, ठीक है। पहला जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं मॉड्यूलस और लॉगरिदम्स लेता हूँ, जो कि मेरा चैप्टर 2 है। एंड उसके बाद मैं ट्रिगोनोमेट्री से डील करता हूँ, क्योंकि वो जो है वो चैप्टर लोगों को सर दर्द दे देता है, तो मैं उसको पहले ही निपटा देना पसंद करता हूँ। एंड 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक्स के कुछ फैक्ट्स यूज़ करने वाला हूँ, जो आपको फिलहाल के लिए मानने पड़ेंगे, ठीक है। मैं इसका कुछ कर नहीं सकता खास, थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ बट उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो फिलहाल के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा इस पर। इसका कारण ये है कि हम जब भी इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास कई बार ऐसे टाइप की चीज़ें आ जाती है, ठीक है, कि ये ग्रेटर कब होगा, लेस कब होगा। बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है वो इनइक्वालिटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर वो फैक्टराइज हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारा स्टेप 1 था कि हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो अगर वो फैक्टराइज हो जाए तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि फैक्टराइज नहीं होते हैं। तो अगर हमारा ax² + bx + c जो है इट इज़ नॉट फैक्टराइजेबल, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इज़ नॉट फैक्टराइजेबल, ठीक है। अगर ऐसा है देन हम अगर वो फैक्टराइजेबल नहीं है मतलब क्या है कि उसके फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं। ऑफकोर्स मैं स्प्लिटिंग की ही बात नहीं कर रहा, आप दूसरे और भी तरीके हैं जिससे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। आप श्रीधराचार्य मेथड से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, बट नॉट फैक्टराइजेबल का मतलब है कि रियल नंबर्स में आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो वो सिचुएशन कब होता है? वो सिचुएशन तब होता है जब हमने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो लेस दैन 0 होता है, तब आपको कोई रियल फैक्टर्स नहीं मिलते, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होने से हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं। पहला कि ax² + bx + c इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 व्हेन क्या होता है कि a इज ग्रेटर दैन 0 एंड d इज लेस दैन 0,
ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये देखो, ये एक इनइक्वालिटी है, ये सीधा सीधा काम में आ जाती है, इसलिए मैं ये रिजल्ट को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, ax² प्लस bx प्लस c इज लेस दैन 0 व्हेन, इसका ठीक उल्टा तो नहीं होता है, बस a का साइन रिवर्स हो जाता है, एंड d इज लेस दैन 0। अब अगर आपको इसका जस्टिफिकेशन चाहिए तो यहाँ देख लीजिए, वैसे ज़्यादा मैं जस्टिफिकेशन तो मैं क्वाड्रेटिक्स में देता हूँ। मान लीजिए कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि d इज़ लेस दैन 0, यानी कि ये ग्राफ इस तरीके से कट नहीं कर सकता कभी भी। क्यों? कट करेगा तो आपको हमेशा रूट्स मिल जाएंगे, और रूट्स अगर आपको मिल रहे हैं इसका मतलब है कि d लेस दैन 0 तो नहीं है। तो दो ही तो केस हो सकते हैं, एक जो पैराबोला है वो अपवर्ड हो, जो कि होता है a ग्रेटर दैन 0 के केस में, और दूसरा पैराबोला डाउनवर्ड हो और ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए अगर d लेस दैन 0 है। तो ये कब होता है? जब a इज लेस दैन 0, है ना। तो यही सिचुएशन हम ले रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है अगर हमारा a इज ग्रेटर दैन 0, एंड ऑफ कोर्स इन दोनों ही केसेस में d लेस दैन 0 है। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही इसका जस्टिफिकेशन है, एंड ऑफ कोर्स इस पे और ज़्यादा बात हो सकती है, बट फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से इतना आपको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, डी जो होता है, कुछ लोगों को डी याद नहीं है, डी जो है वो इट इज़ नथिंग बट डी इज़ डिस्क्रिमिनेंट वेयर डी इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ये भी मैंने लिख दिया है। सेकेंड, एक और जो हमें नोट चाहिए होता है वो ये कि अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार मिस्टेक कर देते हैं लोग। अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अनलेस you are sure about the sign of expression। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इतनी अंग्रेजी का क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब ये है सिंपल कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं दिखा भी दूंगा, वैसे क्वेश्चंस में भी आ जाएगा, कि x बाई x प्लस 4 इज ग्रेटर दैन 4x बाई 5। तो आप बोलोगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही ये मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। पॉजिटिव नंबर से हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले रूल्स देखे थे। लेकिन अगर ये नेगेटिव नंबर है तो हमें जो है इसका इनइक्वालिटी फ्लिप करना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से हम अवॉइड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन कभी कभी क्या सिचुएशन हो सकता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी टाइप की सिचुएशन बना रहा होगा कि आइदर वो हमेशा पॉजिटिव है, नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो हमेशा पॉजिटिव है, या फिर वो हमेशा नेगेटिव है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप उस वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर तो वो पॉजिटिव हुआ और दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन में इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम्स यहाँ पे हर टाइप के देख लेंगे प्रिटी मच। ठीक है, मैं वैसे कई लोग होते हैं जो कि प्रॉब्लम के टाइप डिसाइड करते हैं। वेल, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ उस मामले में, मैं सबको एक ही नज़र से देखता हूँ। ठीक है, हाँ, बस कभी कभी कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी कुछ प्रॉब्लम्स में, वो मैं बता दूंगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे कि ऊपर एक एक्सप्रेशन है, नीचे एक एक्सप्रेशन है। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात होती है कि नीचे जो एक्सप्रेशन है वो ज़ीरो नहीं हो सकते, तो आपको सॉल्यूशन में से वो चीज़ें निकालनी पड़ेगी जो कि इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को जीरो बना देती है ना। क्यों? मैथमेटिक्स में डिवीजन बाय जीरो अलाउड नहीं होता है, इसीलिए। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसलिए मैंने उसे अलग से नहीं लिखा है वहाँ पे रूल्स में, कुछ टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है। तो प्लीज़ मुझे ये मत बोलिएगा कि ये तो गलत है, ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। भाई, जितना मिनिमम थ्योरी चाहिए होता है मैं उसके ऊपर काम करना पसंद करता हूँ। खैर, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x+1 x-7 जो है वो लेस दैन इक्वल टू 0 कब आएगा। ऑफकोर्स आप वेवी कर्व मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट मैं एक
ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर लेता हूँ पहले, ठीक है, नॉट वेवी कर्व, आप इसे मेथड 1 कह सकते हो, ठीक है, मेथड 1, ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो इसमें है क्या, इसमें है बहुत सिंपल सी चीज़ कि भाई अगर आप इनके ज़ीरोज़ देखें, इस पार्ट का ज़ीरो होता है x इज इक्वल टू -1, इस पार्ट को ज़ीरो बताता है x इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब मैं नहीं लगा रहा यहाँ पे प्लस माइनस, अभी मैं नहीं कर रहा, बट आप नोटिस कीजिए एक एक्सप्रेशन हमारे पास है x+1 और दूसरा है x-7, ठीक है। ये 3 रीजन है अलग अलग, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, ठीक। हम यहाँ पे बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, क्या रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा और साइड में लिख लेता हूँ, थोड़ा सा बेहतर दिखाई देगा। तो ये x+1 है, ये x-7 है, ठीक। कलर भी चेंज कर देते हैं। तो ये जो पहला रीजन है, पहले रीजन में x+1 जो है, अगर हम x को -1 से कम लेंगे, अगर हम x को -1 से कम लेंगे, जैसे कि -2 डाल दिया आपने, तो ये -2 + 1 जो कि होगा -1, तो ये लेस देन 0 है, यानी कि यहाँ पे ये नेगेटिव साइन को लेगा, है ना। लेकिन अगर ये नेगेटिव लेगा तो क्या ये भी नेगेटिव लेगा? ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव लेगा, क्योंकि जो चीज़ 1 से कम है, 7 के लिए भी वो 1 से कम है, और 7 के लिए हम इससे नीचे आ जाएंगे तो भी वो नेगेटिव ले ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही सेम नंबर भी डाल के देख लो तो भी ये नेगेटिव आएगा, और हमेशा आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें नेगेटिव है। तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो चीज़ हमें चाहिए थी हमारे एक्सप्रेशन में, जो कि था x+1, मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, x+1 इंटू x-7, तो ये जो है नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और क्या हमें पॉजिटिव चाहिए? हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए, तो हम इस रीजन को एक्सक्लूड करेंगे। सिमिलरली अगर आप ये वाला रीजन देखेंगे तो -1 से ऊपर वाले कोई भी नंबर ले लो आप, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये 7 के आजू बाजू अपना साइन चेंज करेगा, ठीक है। तो इस कारण से अगर आप देखें तो जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट हो सकता है? ऑब्वियसली हमारे सोल्यूशन का पार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें लेस देन 0 की ही रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इस कारण से ये जो है ये पास हो गया। अच्छा, हमें इक्वल भी चाहिए, ध्यान रखना, हमें इक्वल टू 0 भी चाहिए। इक्वल 0 चाहिए यानी कि -1 और -7 भी हमारे सोल्यूशन का पार्ट होंगे। और ध्यान देना, मैंने इसके लिए बोल रखा था जो ओपन वाले गोले बनाते हैं हम नंबर लाइन में, उसका मतलब होता है कि इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी क्लोज जो सर्कल्स होते हैं उसका मतलब है कि आपने इंक्लूड किया है। अच्छा, 7 से ऊपर अगर हम जाएं तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है x+1 वो पॉजिटिव होगा ऑफ कोर्स, एंड x-7 भी पॉजिटिव होगा। आप 8 डाल के देख लीजिए, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। 7 से ऊपर वाले नंबर है तो 7 माइनस करने से कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो बचेगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ऑफ कोर्स पॉजिटिव होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए हमारे सोल्यूशन के हिसाब से। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, x जो है वो बिलोंग करता है -1 से 7, -1 भी इंक्लूडेड है और 7 भी इंक्लूडेड है, और यही हमारा सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। ऑफ कोर्स हम वेवी कर्व मेथड से भी जा सकते थे, तो मैं यहाँ पे मेथड 2 कर लेता हूँ, ठीक है। यही कर देता हूँ मेथड 2, जो कि है हमारा वेवी कर्व मेथड, ठीक है, WC कर देते हैं। तो वेवी कर्व मेथड में क्या बोल रहे थे कि पहले तो ये प्लॉट कीजिए, है ना। तो वेवी कर्व में पहला स्टेप तो यही था कि फैक्टराइज कीजिए। ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज थे, तो फैक्टराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। मेथड 1 में भी बाय द वे आपको फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा पहले, ठीक। अच्छा, दूसरा मेथड क्या था, दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था कि जीरोस को प्लॉट कीजिए। वो भी हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। एक जीरो जो है वो है -1 एंड दूसरा है 7, ठीक है। तो वो हमने प्लॉट कर दिया। तीसरा क्या था, राइट मोस्ट जो है उसे पॉजिटिव दे दीजिए बिना सोचे समझे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ट्रेडिशनली भी ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मेथड 1 आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम सिर्फ वेवी कर्व करेंगे, ठीक। तो ये आपने पॉजिटिव दे दिया। इसके बाद अगर 0 जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं तो आपको साइन रिवर्स करना है। अब 7 यहाँ पे कितनी पावर में आ रहा है, ये 1 पावर है, जो कि ऑड पावर है, इस वजह से पॉजिटिव की जगह अगला नेगेटिव हो जाएगा।
-1 भी जो है वो एक ही बार आ रहा है, इसीलिए ये +1 हो जाएगा रिवर्स होके। ठीक, अच्छा अब हमने बोला कि सूटेबल रीजन चाहिए। सूटेबल रीजन में हमारा ये वाला रीजन आता है, ठीक है, क्यों, हमें <<0 की बात हुई है, लेकिन =0 भी तो हुआ है। तो जब आप ये << वाला पार्ट ले लें, उसके बाद थोड़ा सा शांत मन से आराम से वो भी देख लीजिएगा कि कौन से और पार्ट इंक्लूडेड हैं जो हमें चाहिए हमारे आंसर में। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल है, वो आपको ये भी और ये भी दोनों मिल जाएंगे। तो हमारा जो पार्ट है वो है कि हमें -1 से 7 तो चाहिए ही, और साथ ही साथ हमें -1 भी इंक्लूडेड, 7 भी इंक्लूडेड। ठीक है, तो जो ऑरेंज वाले पार्ट्स हैं वो आपके वेवी कर्व है। तो आपको ये इतना सारा तामझाम नहीं करना पड़ा और आप सीधा वहां तक पहुंच गए। ठीक है, इसीलिए ये वेवी कर्व मेथड जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ाया जाता है, नॉट जस्ट जेई, इवन एनडीए वगैरह में भी पढ़ाया ही जाता है। बट इसे आप अपने एनसीईआरटी एग्जाम्स में यूज मत कर लेना, अनलेस कि आपके टीचर सपोर्टिव हैं, वो पता है उन्हें कि आप क्या पढ़ रहे हो, जेई वगैरह का पढ़ रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज आपके टीचर जो है वो आपसे कुछ ऐसा चाह रहे होंगे, ठीक है, और ऐसी चीज़ें जनरली उतनी ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती है। एनसीईआरटी में इनइक्वालिटीज़ बहुत सिंपली दिया हुआ है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये दोनों मेथड समझ लिए होंगे। एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जिसे मैंने मेथड 1 बोल दिया है, और दूसरा मेथड 2 जो कि वेवी कर्व मेथड है। अब इसके आगे हम सिर्फ वेवी कर्व मेथड यूज़ करेंगे। ये पहला प्रॉब्लम था मेरे लेक्चर का, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिगिनर हैं तो आपने नहीं देख रखा है, इसलिए मैंने बता दिया कि कन्वेंशनली भी कैसा होता है। ठीक है, बेसिकली लीनियर फैक्टर जो होते हैं वो अपने जीरो के आजू बाजू अपना साइन चेंज करते हैं, वही हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये तभी होता है जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं, ऑड पावर्स होती है। ठीक है, तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 9x² + 3x - 2। तो ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ऑफ कोर्स हमारा जो स्टेप 1 है वो कहता है कि फैक्टराइज कीजिए। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहली चीज़ जो ट्राई कर सकते हैं वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि 9x² है -2 है, 9 × -2 माइनस का 18 होता है, यानी कि इस 3 को कुछ ऐसे डिवाइड किया जाए कि ये माइनस का 18 दे दे। जो इसको हम कर सकते हैं अगर हम +6x और -3x ले लेते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है, इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहा जाता है। ठीक, अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि 6 -3 करने से प्लस का 3 आ जाता है, और 6 × -3 माइनस का 18 आ जाता है। ठीक, अच्छा अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हम इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहेंगे। हम ऑफकोर्स 3 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 3x अगर कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो हमारे पास पहले टर्म से बचता है 3x, दूसरे से बचता है +2, और यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं, ये भी 3x बनेगा, +2 बनेगा, एंड > 0। ऑफकोर्स यहाँ से हम 3x + 2 कॉमन ले सकते हैं, और जो बच गया वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है जो कि है फैक्टराइजेशन। स्टेप 2 क्या है कि ऑफकोर्स आपको इसके जीरोस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये पहला वाला चीज़ 0 कब हो सकता है, ये चीज़ 0 होता है, या अगर आपको वैसे दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो आप ऑफकोर्स ऐसा रफ में कर लीजिएगा। तो ये क्या है, ये 3x होगा -2 पे, एंड x जो होगा वो -2/3 पे होगा। ठीक, ये तो -2/3 है, और ये दूसरा वाला अगर आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा x = 1/3। तो 1/3 जो है वो बड़ा नंबर है, और -2/3 जो है वो छोटा नंबर है। तो इस तरीके से आप उसे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, मैं ये रफ वर्क मिटा देता हूँ बाय द वे। तो ये आपको प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा। वैसे हमें पता है, काफ़ी टाइम से ऐसे प्रॉब्लम्स किए हैं तो हमें पता है। ठीक, आप जो है वो स्पीड मत देखिए ज़्यादा, आप एक्यूरेसी पे पहले फोकस कीजिए, स्पीड बाद में आता है प्रैक्टिस के साथ। स्पीड गेन करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता वैसे। तो ये हमारे 2 हो गए। अब हमने क्या नेक्स्ट क्या देखा था कि राइट मोस्ट को पॉजिटिव दीजिए, आँख बंद करके दीजिए, और जो इसके बाद है आप देखिए कि पावर्स क्या है। ऑफकोर्स यहाँ पे तो दोनों ही ऑड पावर्स है, ऑफकोर्स ऑड पावर्स है तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव बनेगा। हमें =0 भी चाहिए, तो ऑफकोर्स ये जो 2 जीरोस हमारे बने हैं ये भी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा अब इसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें > 0 चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो हमारा ये वाला रीजन है वो फिजिबल है, मतलब ये वाला रीजन जो है वो सूटेबल रीजन है। तो ये जो 2 रीजन है इन्हें हम लिख सकते हैं, यहाँ वाले रीजन को लिखा जा सकता है
माइनस इन्फिनिटी से -2/3, -2/3 इंक्लूडेड है, एंड यूनियन ले रहे हैं। मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन सब कुछ पहले ही पढ़ा रखा है, इसीलिए मैं अपने अलग ऑर्डर में चलता हूँ, क्योंकि कोटा में कई टीचर्स पहले इनइक्वालिटीज लॉग वगैरह पढ़ाने लग जाते हैं, वो ऐसे सिंबल्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं विदाउट एक्सप्लेनिंग दैम। ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सबका अपना अपना तरीका होता है, बट हाँ मेरा तरीका यही है कि मैं पहले एक्सप्लेन करूँ जितना हो सके। तो ये हमारा सूटेबल रीजन है। अब आप में से कई लोगों का ये सवाल हो सकता है कि इसे वेवी कर्व क्यों बोला जाता है। इसे वेवी कर्व इसलिए बोला जाता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो पॉजिटिव वाला साइड है वो यहाँ है ना। तो अगर पॉजिटिव वाला साइड यहाँ है तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आते आते जीरो की तरफ आ रहा है। इसके बाद जो आपका जो रीजन है वो नेगेटिव में चला जाता है, तो नेगेटिव में जाता है तो नेगेटिव तो जीरो से नीचे होता है, और फिर उसके बाद आप फाइनली पॉजिटिव में जाते हैं। तो ये जो बनता है ना, इसे वेव के तरीके से पढ़ा जाता है, मतलब ये कर्व है, वेव भी है ना। ऐसा साइन वेव बनता है ना, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री जिन्हें अगर पता हो, तो इसीलिए इस मेथड को वेवी कर्व मेथड बोला जाता है। आप अगर शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप ये कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग पॉजिटिव नेगेटिव डालने के बजाय वो लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव से शुरू करते हैं, फिर जीरो पे आते हैं, फिर जीरो पे आने के बाद डिसाइड करते हैं कि पावर क्या है, पावर ऑड है तो पॉजिटिव से हम नेगेटिव जाएंगे, यानी कि हम अपना साइड चेंज करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग वेव बना के करना पसंद करते हैं, बाकी कुछ लोग जिनको प्रैक्टिस होता है वो ऐसे ही सीधा कर लेते हैं। आपकी मर्जी है, ठीक है। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वेव वगैरह आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना बनाएं, आपका टाइम ज़्यादा जाएगा इसमें। खैर, तो मैंने आपको वेवी कर्व एक्सप्लेन कर दिया पूरा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख रहे हैं कि मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो आपको सिर्फ x दिख रहा है। आप बोलोगे कि x कौन सा फैक्टर है। वेल x को आप x - 0 लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि कोई सेंस नहीं बनता है ऐसा लिखने का, बट फिर सिंस मैं मान के चल रहा हूँ आप बिगिनर हैं तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं। दूसरा क्या था, आपको फैक्टराइज करने थे, बाकी सब तो फैक्टराइज है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली नेगेटिव मिल रहा है। तो हमने क्या बोला था, जब नेगेटिव हो तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिएगा, तो आपको जो है x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव मिल जाएगा, और आगे में तो पॉजिटिव है ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही चेंज था। तो ये जो माइनस साइन है, अगर मैं दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये माइनस साइन चला जाएगा, और अगर माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है तो ऑफकोर्स इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं और हमने जो वेवी कर्व में पढ़ा है रूल्स, हमें वही सब यूज़ करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें नया, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद ये जो जीरोज़ हैं वो हमें प्लॉट करने हैं। जो पहला जो चीज़ है इनमें जो जीरोज़ आएंगे, ये जीरो कब देगा, जब x = 0 है। ये जीरो कब देगा, जब x = 4 है, और ये जब x = 6 है। तो हमारे जो जीरोज़ आते हैं वो है 0, 4 एंड 6, और ये हमने नंबर लाइन पर अरेंज कर दिया। ध्यान दीजिएगा, नंबर लाइन पर अरेंज करते टाइम ऑर्डर का ख्याल रखिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, आप राइट मोस्ट को दे देते हैं पॉजिटिव। ऑफकोर्स यहाँ पे सारे ही पावर्स जो है वो पावर 1 है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आपके जीरोज आ रहे हैं, तो हम ऑल्टरनेट करते रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आप चाहें तो वेव से कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें लेस दैन चाहिए। क्या हमें इक्वल टू चाहिए? नहीं चाहिए। तो हम जीरोस को ओपन डॉट्स से बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ नेगेटिव वाले पोर्शंस चाहिए। तो x जो है वो बिलोंग करेगा इस वाले रीजन में, जो कि है -∞ से 0 इंक्लूडेड है नहीं है, क्योंकि हमें इक्वल टू नहीं चाहिए। यूनियन ये जो 4 से 6 के बीच का रीजन है, और ऑफकोर्स ओपन लिया जा रहा है क्योंकि 4 और 6 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ रहे होंगे सारी की सारी चीज़ें। सेम चीज़ है, हमको जो वो 4 स्टेप्स हैं वो नहीं भूलना है, मेन आइडिया वहीं पे है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है 3x² - 7x + 6 की। अब ऑफकोर्स ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है, हम सबसे पहली चीज़ जो ट्राई करते हैं वो है इसे फैक्टराइज करने की, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब आप करके देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे 6 3 18 होता है, और ऐसे कोई दो फैक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे जो कि -7 दे दें ऐड करके और 18 बना दें मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इस कारण से हमें ऐसा नहीं मिलेगा।
अगर आपको ऐसा फील हो कि आपको कोई फैक्टर ऐसे नहीं मिल रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, सिंपली इसका डी निकाल लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि डी अगर नेगेटिव आ गया तो सीधे सीधा पता है कि आपको फैक्टर नहीं मिलेंगे। तो डी जो होता है, या जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो होता है b² माइनस 4ac, राइट। तो b² जो है वो है -7 का होल स्क्वायर। इतना वैसे करना नहीं होता है, सीधे सीधा करना होता है, मैं बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर -4a जो कि है 3 और c जो कि है 6, ठीक है। अच्छा, 7 7 सा हो गया 49, माइनस 4 3 सा 12, 12 6 सा 72। ये क्लियरली लेस देन 0 है, यानी कि d नेगेटिव है। और यहाँ पे अगर a देखा जाए, a इज 3 विच इज पॉजिटिव, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस x इज ग्रेटर देन 0। ये हमने नोट से लिया है, ठीक है, नोट हमने बताया था। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं इससे पहले नहीं देखा, उन्हें ये सिंबल वगैरह अगर नहीं पता हो, पहले लेक्चर में मैंने ये सब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसे फॉर ऑल पढ़ा जाता है। तो अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो क्या ये कभी लेस देन 0 हो सकता है? नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर देयर इज नो रियल सोल्यूशन, या नो सोल्यूशन भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो रियल सोल्यूशन फॉर गिवन इनइक्वालिटी। और इसे लिखने का दूसरा तरीका होता है, दैट इज, ऐसा करके लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, ठीक है। तो x बिलोंग टू एम्प्टी सेट का मतलब है कि ऐसा कोई सेट बना ही नहीं सकते जिसमें से x कुछ आ पाए, ठीक है, क्योंकि x ऑलवेज ग्रेटर है और यहाँ पे क्वेश्चन में लेस देन पूछा गया था, ठीक। तो ये एक दूसरा वेराइटी ही चल रही है यहाँ पे, तो अलग अलग हर प्रॉब्लम में मैं कुछ नया कर रहा हूँ, तो आप बस नोट लेते रहिए। और अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, राइट। तो नेक्स्ट सवाल अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स ऑलरेडी मिले हुए हैं, लेकिन ये सिंप्लीफाइड नहीं है, तो हमें ट्राई करना है कि हम इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर पाएँ, ठीक है। तो जो पहला फैक्टर है वो है x² माइनस x माइनस 6, ठीक है। तो हमें इसे जो है फैक्टराइज करने की कोशिश करनी है। इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, हमें चाहिए माइनस का 6 मल्टीप्लाई करके और ऐड करके माइनस का x। तो ये जो है ये -3x प्लस 2x करने से हमें मिल जाएगा, ठीक। अगर ऐसा करें तो इसके बाद हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं x, तो जो बचेगा वो है x माइनस 3, और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो जो बचेगा वो है x माइनस 3। तो यहाँ से x कॉमन आया था, यहाँ से 2 कॉमन आया था, तो ये इसका फैक्टराइजेशन है। दूसरा हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है जो कि ऐसा है, ऑफकोर्स क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसमें से आप x कॉमन ले सकते हैं और ये x प्लस 6 है, ठीक। देयरफॉर जो हमारा इनइक्वालिटी है, हम ऐसा लिख देते हैं, इनइक्वालिटी बिकम्स, हाँ जी, तो इनइक्वालिटी जो है वो कैसा बन गया, वो बन गया x माइनस 3, x प्लस 2, x और x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऑफ कोर्स हमें क्या करना है, ये तो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट हो गया। इसके बाद हमें इसे प्लॉट करना है। इसमें जीरोस क्या क्या आ रहे हैं, इसमें जीरोस आ रहे हैं 3, माइनस का 2, माइनस का 6 एंड 0। तो सबसे पहले आएगा माइनस का 6, फिर आएगा माइनस का 2, फिर आएगा 0, फिर आएगा 3, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये सारे के सारे ऑड हैं, तो हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर देंगे, और हमें इक्वल भी चाहिए, तो ऑफ कोर्स हम जो है ये सारे के सारे जीरोस भी लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम जीरोस तब नहीं लेते जब डिनोमिनेटर का 0 बन जा रहा हो, ठीक है। तो ये सारे जीरोस लिए जाएंगे। तो देयरफॉर x की अगर बात करें, जो सोल्यूशन है, जो सूटेबल रीजन में से लिया जा रहा है, वो है हमें ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वाले सारे चाहिए और इक्वल वाले सारे चाहिए। तो जो पहला रीजन आएगा वो आएगा -∞ से -6 इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। यूनियन में आ रहा है -2 से 0, अगेन यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि -2 और 0 दोनों इंक्लूडेड है। यूनियन हमारे पास आ रहा 3 से लेके इन्फिनिटी, ठीक। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा अब तक आइडिया जो है। अब हम बढ़ते हैं अगले कुछ प्रॉब्लम्स की वैरायटी पे, राइट। तो नेक्स्ट वैरायटी की अगर बात करें तो ये है
x+1 x-3 और x-2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने पावर जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज करनी शुरू कर दी है। तो स्टेप 1 होता है कि इसे फैक्टराइज किया जाए, ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, इसे कोई फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा जीरोस प्लॉट करना शुरू करते हैं, जो कि स्टेप 2 है। 0 होगा, यहाँ पे बनेगा -1, यहाँ बनेगा 3 और यहाँ बनेगा 2। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डरिंग होगा वो इस तरीके से होगा -1 2 एंड 3। ठीक है, सबसे राइट मोस्ट वाले को पॉजिटिव दिया जाता है स्टेप 3 के अकॉर्डिंग, और उसके बाद 3 जो है वो एक ही बार आ रहा है, पावर 1 है ना, तो ये 0 एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ पे साइन चेंज होके माइनस होगा। 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, यानी कि ये जो है इवन पावर है, इवन यानी कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स आने का मतलब है साइन सेम रहेगा, साइन रिवर्स नहीं होगा। एंड लास्टली -1 जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, यानी कि साइन रिवर्स होगा। तो यहाँ पे जो मेन देखने वाली बात थी ये इस पावर के बारे में थी, जो मैंने कहा था कि अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं तो रिवर्स होता है, साइन जो है वो चेंज होता है, एंड अदरवाइज साइन जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये वाला पार्ट जो है वो देखने वाला पार्ट था यहाँ पे। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद क्या हमें जीरोस चाहिए? यस, हमें जीरोस चाहिए। तो हमें 3 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और -1 भी चाहिए। देयरफॉर अगर हम बात करें तो x जो है वो बिलोंग कर रहा है -∞ से -1। -1 इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा, -∞ और इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और उसके बाद मुझे पॉजिटिव और चाहिए, तो यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी ये है। ठीक, तो आप में से कई लोग यहीं पे इसे करके चले जाएंगे और आपको लगेगा कि ये आंसर बिल्कुल सही है, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि ये सब करने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो छूट गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे छूटा है वो है ये 2। ये 2 इन दोनों के यूनियन में नहीं आता है, लेकिन 2 जो है वो इक्वल टू 0 बनाता है, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये डेफिनेटली इसका सोल्यूशन है। तो इसे आप ऐड कर लीजिएगा सिंगलटन सेट 2। ठीक है, तो जो भी ऐसे इक्के दुक्के बच जाते हैं इन्हें हमेशा केयरफुली ऐड कर दीजिएगा, वरना 2 ऑप्शन होंगे एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, एक में ये होगा दूसरे में ये नहीं होगा, आप जल्दबाजी में इसके बिना वाला टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेनली यही दिखाना था कि आप सूटेबल रीजन जो है ना, वो जो स्टेप 4 है उसे हल्के में मत लीजिए, सूटेबल रीजन बहुत केयरफुली देख के चलिए। दूसरा आप ये भी कर सकते थे कि पहले हमने ये वाला रीजन लिखा, फिर हम देखते गए अच्छा ये भी मिल गया, और फिर हमने इसे पहले ही इंक्लूड कर दिया और फिर बाद में ये इंक्लूड किया। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो अगला सवाल जो आप देख रहे हो बहुत ही वैसा ही है, बस यहाँ पे पावर्स वगैरह बढ़ रही हैं। तो पहला स्टेप होता है एज यूजुअल कि हमें फैक्टराइज करना है, ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। ठीक, दूसरा क्या होता है, हमें नंबर लाइन पे बनाना है। नंबर लाइन पे अगर देखें तो ये बनेगा प्लस का 1, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो एक है -1, दूसरा है 1, तीसरा है 4। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें जो राइट मोस्ट है उसे पॉजिटिव देना होता है। उसके बाद हमें चेक करना होता है कि आगे साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो 4 पे पावर जो है वो ऑड है, यानी कि ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो ये फ्लिप करेगा ऑफ कोर्स। फिर 1 पे 1 जो है वो यहाँ है, 1 पे जो है पावर इवन है, तो यानी कि ये फ्लिप नहीं करेगा। एंड -1 पे ये डेफिनेटली फ्लिप करेगा। ठीक, तो ये हमारा सिग्नेचर जो है या साइन रैदर जो हम कहते हैं वो आ गया है। अब इसके बाद हम सूटेबल रीजन ढूंढेंगे। क्या हमें 0 की रिक्वायरमेंट है? नहीं है, तो आप 0 को या तो ऐसे ही छोड़ दो या फिर ऐसा जो है ब्लैंक वाला डॉट बना दीजिए। अब उसके बाद हमें जो चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन वाला पार्ट। लेस देन वाला पार्ट हो गया -1 से 1, दोनों ही ओपन है, यूनियन 1 से लेके 4। ठीक है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है, और x जो है वो -1 से 4 है, ओपन, माइनस कर रहे हो इसमें से एक एलिमेंट जो कि 1 है। ठीक है, तो ये आप इनमें से कोई भी तरीका लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, एज लॉन्ग एज कि आप ऑप्शन मैच कर पा रहे हो, दोनों में से कोई भी लिखा हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस अगर आ गया हो तो इसी वजह से मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक है, सेट थ्योरी पे अगर कमांड अच्छी है तो आपको ये सब चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सेट डिफरेंस है, एक एलिमेंट उसमें से हटा लिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
राइट तो ये जो सवाल है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगेन ये सेम ही फॉर्मेट का सवाल है। मैं बस एक ही टाइप के सवाल बार बार करा दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, पहले से ही फैक्टराइज्ड है। जीरोस जो है पहले वाले से 1 आएगा, दूसरे वाले से 2 आएगा, तीसरे वाले से 3 आएगा, ठीक। 3 पे जो है हमें पॉजिटिव लगाना है, लेकिन 3 कितनी बार आ रहा है, 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है यानी कि साइन एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता है, चेंज नहीं होता है। तो यही इस क्वेश्चन में जो था, फ्लिप यहीं पे था, कैचिंग। बाकी तो सब ऑड पावर्स हैं, तो ये ऑल्टरनेट करेगा, ठीक। क्या हमें 0 चाहिए? यस हमें 0 चाहिए, तो हम तीनों को मार्क कर देते हैं। क्या कोई डिनोमिनेटर वाला 0 है इसमें? नहीं है, तो हमें तीनों ही मार्क करने हैं। अब इसके बाद हम अपना सूटेबल रीजन देख लेते हैं। सूटेबल रीजन जो है वो हमें नेगेटिव वाला हिस्सा चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। नेगेटिव और इक्वल चाहिए, तो नेगेटिव और इक्वल में पहला रीजन ये वाला आ गया, जो कि आएगा 1 से 2, दोनों ही इंक्लूडेड हैं। एंड इसके अलावा एक जो है, मैंने आपको हमेशा बोला, इसके अलावा चेक कर लीजिएगा, एक 3 और आ जाएगा, तो वो हमने 3 भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इस कारण से ये इसका फाइनल आंसर होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ें हम कई बार मिस कर देते हैं, तो इसीलिए इस पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ये सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रखे हैं। अभी आ रहे हैं थोड़े थोड़े जो लेवल अप करेंगे हम आगे, वो आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड आते भी नहीं है इसमें से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया समझ आ रहा होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो ये जो सवाल है यहाँ पे स्टार मार्क भी लगा रखा है, इससे ज़्यादा हार्ड तो चीज़ें जनरली नहीं पढ़ाई जाती हैं यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन है वो ये बात कर रहा है कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास, और ई जो है वो बेसिकली, जिन्हें नहीं पता है वो बता दूं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कि बिगिनर्स हैं। ई बेसिकली एक रैशनल नंबर है, जिसे ऑयलर्स नंबर बोला जाता है। कुछ लोग इसे नेपेरियन कांस्टेंट भी बोलते हैं, मैं इसे ऑयलर्स नंबर बोलता हूँ। लेनार्ड ऑयलर के नाम पे रखा गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें डिस्कवर भी की थी। हालांकि उन्होंने पहले बंदे नहीं थे जिन्होंने ये नंबर यूज़ किया था। एनीवेज, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये ई का पावर x माइनस 1 है। तो ये जो है ये एक लीनियर फैक्टर नहीं है, लेकिन जब आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे, आपको अगर एक ही ऐसा नंबर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे e का पावर x माइनस 1 है, लेकिन अगर इसके साथ 2 का पावर x माइनस 1 होता, तब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। बट अगर ऐसा एक ही नंबर है, ऐसा ही आपका ऑफकोर्स लॉग भी दिखाई दे सकता है। हालांकि हम लॉग की अभी कोई बात नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि लॉग की बात हम अगले चैप्टर में ऑफकोर्स करेंगे। रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कितने लोग देखते हैं ये पहला कोर्स को, और क्या फीडबैक मिलता है मुझे, उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं ऑफकोर्स। तो यहाँ पे जो है, अगर एक ही ऐसा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर 0 ही ढूंढना है उसमें। अदरवाइज एक से ज़्यादा है तो आपको और केस वगैरह लेके करना पड़ेगा, और वो जनरली कोई नहीं पूछता, ठीक। तो अगर पूछा भी जाएगा, रिक्वायरमेंट होगी तो ज़रूर समझा देंगे कभी, बट नहीं पूछा जाता ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन आपको पहले तो फैक्टराइज करना था, ये सब ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। दूसरा, आपको जीरोस प्लॉट करने हैं, तो ये जो x है ये तो ऑफकोर्स 0 पे आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जीरोस। पहला 0 है 0 खुद। दूसरा है e का पावर x माइनस 1 को 0 बनाना है। e का पावर x माइनस 1 0 कब होगा? जब e का पावर x 1 होगा, और e का पावर x 1 है, यानी कि 1 को मैं e का पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों? एनीथिंग नॉन जीरो टू दी पावर 0 1 होता है ना। तो वही सेम चीज़ मैंने किया है, इसका मतलब है ये भी x जो है वो 0 आ रहा है, तो 1 0 2 0, ठीक है। इसी वजह से मैं जनरली पावर वाला जो डेफिनेशन है, मतलब जो रूल है ना वेवी कर्व में, कुछ लोग लिखवाते हैं कि वो पावर ऑड है या इवन है, वो तो मैं वो इसीलिए नहीं लिखवा रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 0 यहाँ से आ रहा है और 1 0 यहाँ से आ रहा है, तो ये जो 2 है ये 2 अलग अलग जीरोस है। हालांकि 0 का हम मल्टीप्लिकेशन ही देखेंगे कितनी बार आ रहा है, बट अगर सिर्फ इसे देखो तो आपको लगेगा कि एक ही बार 0 आ रहा है। इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन को स्टार मार्क किया है, थोड़ा सा ध्यान से देखने के लिए। तो 2 हमारे पास 0 आ गए। तीसरा, यहाँ से आएगा 1। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर में आएगा 3 और डिनोमिनेटर में आएगा 4। इनके बारे में थोड़ा केयरफुल रहिएगा, अभी तक हमने डिनोमिनेटर के 0 देखे नहीं थे, ठीक। तो अब हम इसे प्लॉट कर देते हैं। तो 1 0 0 जो है 2 बार आया है, ध्यान रखिएगा। 1 एक बार, 3 और 4। ध्यान रखिएगा, हम 3 और 4 को कभी भी इंक्लूड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमें 0 चाहिए भी तो हम डिनोमिनेटर को 0 थोड़ी बना सकते हैं। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। इस वजह से हम 3 और 4 को पहले ही मार्क कर दे रहे हैं कि ये तो कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। 0 और 1 की बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे।
अच्छा, तो ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हमें क्या करना होता है, राइट मोस्ट में पॉजिटिव देना होता है। उसके बाद हमने देखा कि 4 जो है वो पावर मतलब पावर जो है 1 है। ये पावर की बात हम सिर्फ लीनियर के केस में करते हैं, जो कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो ये 4 एक ही बार आ रहा है, यानी कि ये अपना साइन फ्लिप करेगा। इसके बाद 3 पे भी एक ही बार आ रहा है पावर, तो वो प्लस होगा। नेक्स्ट 1 पे भी फ्लिप करके माइनस आएगा। 0, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग था, ध्यान रखना, पहले वाले टर्म से 0 आया था, दूसरे वाले से 0 आया था, यानी कि 0 तो 2 बार आ रहा है, यानी 0 इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है ना। अगर 0 इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो 0 पे साइन फ्लिप नहीं करेगा, और यही इस क्वेश्चन का कैच था। ठीक है, तो ये जो e का पावर x इज -1 जो देना था वो इसी वजह से दिया गया था कि आप यहाँ पे फंसे, पर यहाँ पे हम लोग नहीं फंसने वाले। ठीक है, हमें पता है कि क्या करना है। अच्छा, तो ये हो गया, आपके रीजन आपने बना दिए। इसके बाद क्या आपको 0 की रिक्वायरमेंट है? यस, रिक्वायरमेंट है, पर हम 3 और 4 के जीरोस को नहीं ले सकते, तो हमें 1 और 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। देयरफॉर हम सूटेबल रीजन की अगर बात करें, हमें ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 चाहिए। इक्वल टू 0 का मतलब है कि हम 0 को ले सकते हैं, 1 को भी ले सकते हैं, और 1 को अगर हम नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, 0 ले लेते हैं फिलहाल। 1 से लेके 3 को इंक्लूड कर लेते हैं, पर क्या 3 इंक्लूड होगा? नहीं, तो 3 पे ओपन, 1 पे क्लोज, ये यूनियन भी चलेगा बाय द वे। और उसके बाद हमारे पास यूनियन में आ रहा है और कुछ आ रहा है, हमारे पास 4 से इन्फिनिटी आ रहा है। क्या 4 इंक्लूड होगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि 4 जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया अपना। इस क्वेश्चन में जो मेन कैच था वो इस एक्सप्रेशन में था, ध्यान रखना ये लीनियर नहीं है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दे दिया है, अगर लीनियर एक्सप्रेशंस एक ही ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि लीनियर नहीं है, तो आप उसे एक लीनियर की तरह ट्रीट करके आप उसमें से एक 0 निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको थोड़े केस वगैरह देखने पड़ेंगे कि कहाँ पे ये जो लीनियर है वो आपको तंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट, तो ये अगला प्रॉब्लम है जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें एक एक्सप्रेशन दिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देने का मकसद क्या है? इस क्वेश्चन को देने का मकसद ये है कि आप में से कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको जिन्हें नहीं पता होगा वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये 3x² माइनस 3 4 12x एंड 3 5 15 ये कर देंगे, जो कि हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें नहीं पता कि इस नीचे वाले का साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। ठीक है, तो ये बस इसी पॉइंट को दर्शाने के लिए मेनली दिया गया था कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई जज्बाती होकर नहीं करना है। इक्वेशंस में वो हो सकता है, इनइक्वालिटीज में थोड़ा केयरफुल रहिए। ठीक है, अच्छा, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं क्या पता हो जाए, तो उसके लिए आपको इसका डी चेक करना पड़ेगा। नीचे वाले का अगर आपने डी चेक किया तो जो डी है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, माइनस वो b² माइनस 4² माइनस 4a एंड c। ठीक, तो ये 4 4 हो गया 16 माइनस 5 4 हो गया 20। अच्छा, आपने ये नोटिस किया और आपने देखा कि ये फैक्टराइजेबल नहीं है ना। ये जो है ये लेस देन 0 है, और a जो होगा इस केस में वो 1 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो x² माइनस 4x प्लस 5 हमारे नोट के हिसाब से ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इस वजह से हमको पता चल गया कि ये जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव है। अब अगर ये डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है तो आप इसे क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं से मैं बाइफरकेट कर देता हूँ, मेथड 1 में आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्या इसे हमेशा मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है? क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? हमारे पास डेफिनेटली एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, उसको मैं मेथड 2 पे अभी बात करता हूँ। ठीक, अब इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद आप सिंपली सॉल्व कीजिए, इन सबको उधर ले जाइए तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे एक 0 आएगा, उन सबको उधर ले जाओ, 3 माइनस x 2x² हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 5 माइनस का 7x हो जाएगा, एंड 15 और माइनस का 12 जो कि हो जाएगा प्लस का 3। ठीक, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद हमें चाहिए 6। ठीक है, इसे मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, 2x² माइनस 7x
प्लस 3 विच इज़ लेस दैन 0। अब इसके बाद हमें 3 2 ज़ा 6 है, तो यानी इसे 6 बनाना पड़ेगा प्लस का, जो कि हम कैसे बना सकते हैं, हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि इसे -6x और -x + 3 कर दिया जाए। ठीक है, मैं अगले पेज पे चल लेता हूँ वैसे। तो ये बनाने के बाद हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 2x कॉमन ले सकते हैं। तो 2x अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास आएगा, मैं ले ही लेता हूँ, अच्छे से कर लेता हूँ। 2x अगर आपने कॉमन लिया तो आएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x और यहाँ पे बचेगा -3, तो ये होगा x - 3। आगे बढ़ते हैं, इसमें से हम -1 कॉमन ले लेते हैं और आपके पास आएगा x - 3। सिंबल पे ज़रा सा ध्यान दे देंगे। ठीक है, सिंबल पे ध्यान दे दें तो ये लेस दैन 0 है। अब इसके बाद आप कॉमन ले लीजिएगा तो 2x - 1 आएगा और x - 3 आएगा, इज़ लेस दैन 0। अब आप लीनियर फैक्टर्स आपको मिल चुके, आप इसे प्लॉट कर सकते हो। पहले वाले से आएगा 1/2 और दूसरे वाले से आएगा 3, तो आपके जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो ये रहे, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सारे पावर्स ऑड है, देयरफॉर x जो है वो बिलोंग करेगा 1/2 से 3। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक, अच्छा मेथड 2 में क्या कर सकते थे आप, मेथड 2 की अगर मैं बात करूं, मैं ऑफ कोर्स यहाँ देख लेता हूँ। अच्छा, तो अगर मैं मेथड 2 की बात करूं तो मेथड 2 में आप ये कर सकते थे कि जो आपका एक्सप्रेशन जैसे दिया हुआ था, बाय द वे आप इसे खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा पूरा। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये चीज़ गिवन थी, इक्वल है, ये इक्वल बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन 3 है। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, तो सेफेस्ट रूट होता है कि आप इस 3 को इस साइड लाके -3 बना दो और वो 0। इस साइड लाने से मेरा मतलब है दोनों साइड -3 कीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसके बाद आप कॉमन ले सकते हो, मतलब एलसीएम ले सकते हो और फिर ये ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो दैट इज़ अ मच बेटर वे। ठीक है, एंड मच सेफर एज वेल। हमेशा अगर आपको ये वाला वो वाला जो ax² + bx वाला पार्ट नहीं समझ आया था, तो ये मेथड से आप तब भी पहुंच सकते हो वहाँ पे। ठीक है, हालांकि वो हमें कभी ना कभी तो यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे हमारा फैक्टर नहीं बन रहा है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों समझ में आए होंगे। इसे बाय द वे सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से भी आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, तो आंसर नहीं चेंज होता। मैथमेटिक्स का यही ब्यूटी है कि आप मेथड चेंज कर दो, जब तक आप मैथमेटिक्स के रूल्स की ऐसी तैसी नहीं करते, मैथमेटिक्स आपकी ऐसी तैसी नहीं होने देगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, ये जो नेक्स्ट सवाल है ये भी पिछले सवाल के जैसा ही दिख रहा है। बहुत क्लियरली अगर आप देख पा रहे होंगे तो नीचे जो है ये वाला चीज़ हमेशा पॉजिटिव होता है। ये तो बहुत फेमस एक्सप्रेशन भी है। खैर, तो अगर हम बात करें ऊपर जो है x² - 5x + 6 की, ये भी हमने बहुत बार देख रखा है। इसे हमें क्या करना होता है, इसे हमें -3x - 2x करना होता है प्लस 6, और ये -3 × -2 प्लस का 6 भी बन जाता है। अब इसके बाद आपने यहाँ से x कॉमन ले लेना है, तो ये x - 3 हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप -2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे x - 2 आ जाएगा। तो यही इसका क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन है। ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है उन्हें पता होगा क्या ये जो होता है ये सम ऑफ रूट्स होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। हालांकि अगर नहीं भी पढ़ रखा तो हम क्वाड्रेटिक्स में, अगर मेरा चैनल इतना ग्रो किया कि मैं वहाँ तक पहुँच पाया, उस पोजीशन में रहा कि मैं वीडियोस बना सकता हूँ और लोग देख रहे हैं, तो ज़रूर हम क्वाड्रेटिक की करेंगे। ठीक, तो वहाँ पे हम बात ऑफकोर्स करेंगे इस चीज़ की। खैर, हम बात करते हैं, ये हमारा बन गया। अब अगर हम x² + x + 1 की बात करें तो यहाँ पे जो b² - 4ac है वो बनेगा 1² - 4 × 1 × 1, जो कि होगा 1 - 4 विच इज़ लेस दैन 0 एंड a इज इक्वल टू 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। देयरफॉर ये जो समान है वो क्या है, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमेशा ग्रेटर है। अगर ये हमेशा ग्रेटर है तो हमारा जो इक्वेशन है, या रैदर जो इनइक्वालिटी है, सॉरी इनइक्वेशन बोलना चाहिए था मुझे, इनइक्वालिटी बिकम्स क्या, अगर नीचे सब पॉजिटिव है तो हमारा जो ओवरऑल साइन है वो तो सिर्फ न्यूमरेटर पे डिपेंड करता है ना। तो हमारा जो इनइक्वालिटी है इट बिकम्स x - 3 x - 2 इज लेस दैन 0। एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था द इनइक्वालिटी बिकम्स x², ऐसा लिख देते थे, x² - 5x + 6। ये कभी कभी थोड़ा वियर्ड एक्ट करता है,
तो इससे हमने ये निकाला। अब ये तो हमें पता ही चल रहा है क्लियरली कि इसका एक 0 होगा 2, एक 0 होगा 3, ठीक है। तो अगर आदत नहीं है तो हमेशा बना के कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको दिख रहा होगा 3 के आगे सब पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, आपको नेगेटिव चाहिए, देयरफॉर x जो होगा वो 2 से 3 बिलोंग करेगा। ऑफकोर्स 0 की आपको कोई नीड है ही नहीं। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर आपको रूल्स वगैरह पता है, रूल्स वगैरह आपने प्रैक्टिस इनफ कर रखी है, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगी, ये हार्ड है भी नहीं उतनी, ठीक है। और 12th में भी ये आपके बहुत काम आएंगी, जैसा कि AOD की बात कर ही रहे थे वो जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, ठीक। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। कुछ नहीं है, अभी भी एक इनइक्वालिटी ही दी गई है, अभी भी आपको सूटेबल रीजन की दरकार है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब है x जो है वो z को बिलोंग करता है, ठीक। तो हमें इसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं इसे मिटा भी दूंगा, ठीक है। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको x की वैल्यूज निकालनी है, जो सोल्यूशन है वो निकालना है, और फिर उसके अंदर देख लेना है कि कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक। तो हम एज यूजुअल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम होता है कि हर चीज़ को लीनियर फैक्टर्स में बांटा जाए, ये ऑलरेडी उस पोजीशन में है, तो हम स्टेप 2 पे चलेंगे, जो कि है नंबर लाइन पे जीरोस को प्लॉट करना। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे जीरोस आ सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो पहला जो 0 है वो है 0 यहाँ से। नेक्स्ट जो 0 है वो आएगा 3/2। अगला जो 0 है वो आएगा 4। नेक्स्ट जो 0 है वो आएगा 3। मैं इसे गोल कर देता हूँ कि ये डिनोमिनेटर में है, मेरे को पता चलना चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो है माइनस का 8/3, यानी 8/3 होगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, ये दूसरी तरफ जाके 8 हो जाएगा, ठीक। और ये भी डिनोमिनेटर से है, तो इस वजह से। अच्छा, 8/3 को अगर हम डेसिमल पॉइंट में बना लें बेहतर रहेगा। ये जो है ये कितना होगा, ये तो कितना होगा ये 2 1s are 2 एंड 5, ठीक है, 1.5 जिसे बोलते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद ये 3 की बात करें, अगर 3 को अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 2s are 6 आएगा, ठीक। और उसके बाद क्या 20, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, है ना, 6 6 6 6 चलता रहेगा, तो 2.667 कर देते हैं, ठीक। अच्छा, हम ये कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें ये नंबर लाइन में प्लेस करने में आसानी हो। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि सबसे छोटा नंबर जो है वो 0 है इसमें से। उसके बाद 1.5 आएगा जो कि 3/2 है, ठीक। उसके बाद 2.6 आएगा जो कि 8/3 है, राइट। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 3, ध्यान दीजिएगा ये डिनोमिनेटर का नंबर है, एंड फिर आएगा 4, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेनली हमें इन दोनों को प्लेस करना था, इसीलिए हमें डेसिमल के नंबर चाहिए थे, बाकी अदरवाइज कोई खास नीड है नहीं उसका, ठीक। अच्छा, इसमें से 3 और 8/3 ये जो दो नंबर्स हैं इन पे ध्यान रखिएगा, ये जो है ये डिनोमिनेटर है। तो अगर ये डिनोमिनेटर है तो हम इन्हें तो कभी भी नहीं ले सकते, है ना, ये जीरोस में इंक्लूड हो ही नहीं सकते, तो इन्हें पहले से ही ऐसा लगा दीजिए कि हो गया भाई, इस पे कोई काम नहीं करना है, ठीक। अब इसके बाद मैं ये फालतू के जीरोस वगैरह मिटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ऑफकोर्स अगला जो स्टेप था कि हम यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे साइन कहाँ चेंज होता है, नहीं होता। 4 जो है वो 6 बार आ रहा है, ठीक है, 6th पावर है, 6 जो है वो इवन पावर है, तो ये एज इट इज प्लस ही रहेगा। इसके बाद हमारा 3 आ रहा है, 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है पहली चीज, और उसका जो पावर है वो ऑड है, यानी कि ये 3 बार ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, इसलिए यहाँ पे चेंज होगा। इसके बाद 8/3 की बात करें तो वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है 4, तो ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट 3/2 जो है ये भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। एंड लास्टली आपका जो 0 है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे चेंज आएगा, ठीक। अच्छा, ये दोनों तो इंक्लूडेड नहीं है, पर हमें क्या जीरोस चाहिए, यस हमें बिल्कुल जीरोस चाहिए, तो हम बाकी सब चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सूटेबल पार्ट में आएंगे। अब हमें क्या करना है, सूटेबल रीजन की बात करनी है। तो सूटेबल रीजन कहाँ से आएगा, हमें चाहिए लेस दैन और इक्वल टू 0। लेस दैन इक्वल टू 0 का मतलब है यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 इंक्लूडेड है ऑफकोर्स, 3/2 भी इंक्लूडेड है और 8/3 इंक्लूडेड नहीं है, तो हमने इसको सीधा एक ही इसमें लिख दिया। हम चाहे तो ऐसा लिख सकते थे 0 से 3/2 दोनों इंक्लूडेड, देन 3/2 इंक्लूडेड से 8/3, बट इसे एक ही इंटरवल में लिख दिया और 8/3 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक। अब इसके बाद
8/3 से हम जा रहे हैं 3 की तरफ, और 3 इंक्लूडेड नहीं है, और बाकी हमें एक 4 भी चाहिए एडिशनल, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये हमारा रीजन है, ठीक। लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इंटीग्रल सॉल्यूशंस है कौन से पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। इंटीग्रल सॉल्यूशंस 0 आएगा, ऑफ कोर्स 0 आ रहा है, उसके बाद 1 आएगा, ठीक है। ये क्या था, ये 2.66 था तो 2 तक आएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है। ये 2.66 से 3 के बीच में, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, एंड ऑफ कोर्स 4 आएगा। तो हमारे पास टोटल कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस हुए, हमारे पास इंटीग्रल सॉल्यूशंस हुए 4। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशंस नहीं पूछा है, तो मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइएगा। यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशंस की जगह लिखिए पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इसी तरीके से तो सवाल खेल जाते हैं, हम इंटीग्रल पे ध्यान दे रहे थे पर हमने पॉजिटिव शब्द को थोड़ा सा कैजुअली ले लिया है, ठीक है, वो मीम है ना कैजुअल वाला। तो इस वजह से हमें एक्चुअली ये 3 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे जो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस है वो 3 है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कैच है वो समझ में आ रहे होंगे सवाल में। इससे ज़्यादा कुछ इंटरवल्स में आज सच नहीं घुमाया जाता, ना ही इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये तो बेसिक का पार्ट है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल राइट, तो अगला सवाल जो है वहाँ पे सेम चीज़ है, आपको यहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स बोला है, यानी कि सूटेबल रीजन ही ढूंढना है बेसिकली। तो सब कुछ फैक्टराइज्ड है, सीधा सीधा फैक्टराइज जो है उसे रहने देते हैं। अब हमारे पास जो जीरोज आ रहे हैं वो है 1 2 3, एक और 3 4 एंड 5। तो एक और 3 जो आ रहा है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये जो 3 है ये इस वाले 3 से एक को कट करेगा, है ना। तो इस वजह से हम इसको कट करने के बाद लिख सकते हैं x-3 का स्क्वायर, x-1, x-2, ठीक। एंड नीचे आ रहा है x-4, x-5 एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में फिर नया गया है, इस क्वेश्चन में क्या खास है। देखिए ऐसा है, जब आपने यहाँ से कैंसिल किया तो आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, क्या कि डिनोमिनेटर में एक x-3 था, और अगर x-3 ओरिजिनल में था, आपने तो अपनी सहूलियत के लिए कैंसिल किया है, बट अगर ये था तो आपको ये बात क्लियरली मेंशन करनी पड़ेगी कि x3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x-3 को 0 नहीं होने देना है अपने ओरिजिनल इक्वेशन में। तो इस चीज़ को केयरफुली मेंशन कीजिएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो ये है, यहाँ से जो सीखने वाला पॉइंट है वो ये है कि अगर डिनोमिनेटर से आपने कोई चीज़ पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया है तो मेंशन कीजिए कि भाई वो चीज़ 0 नहीं हो सकती, यानी कि x-3 इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास ये वाला कंडीशन आ जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह पार्ट आपको समझ आया होगा, यही मेनली इस क्वेश्चन में समझना था। अब अगर आप चाहें तो अब आप सीधा सीधा अपना नंबर लाइन बना सकते हैं। तो आपके पास आएगा 1 2 नेक्स्ट 3 4 एंड 5। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 3 4 और 5 ये तीनों डिनोमिनेटर्स में थे, और 3 हम x ले ही नहीं सकते, तो इन तीनों पे पहले ही ओपन डॉट लगा दीजिए कि ये तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। 1 और 2 को हम ले सकते हैं क्योंकि हमें इक्वल टू 0 चाहिए, तो हमने इन्हें भी क्लोज कर दिया। अब जो सबसे राइट मोस्ट पार्ट है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे जगह थोड़ा सा मेरे को थोड़ा और लंबा बनाना था, बट आप समझ लीजिए कि ये जो रीजन है यहाँ पे पॉजिटिव है ये, ठीक। इसके बाद 5 जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो ये चेंज होगा नेगेटिव में, और फिर आगे ये चीज़ चेंज होगी फिर से पॉजिटिव में, क्योंकि 4 भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा x माइनस ये 3 जो है ये कटने के बाद जो है जो पावर होती है हम उसी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमने जो नॉन ज़ीरो करना था वो तो हमने पहले ही कर दिया है, ठीक है। तो ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, ये वाली बात भी ज़रा केयरफुली रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद 2 जो है वहाँ पे साइन चेंज होगा क्योंकि एक ही बार आ रहा है, एंड 1 पे भी साइन चेंज होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो 2 क्रक्स थे, पहला था ये आपको समझ में आना चाहिए कि काट पीट कैसे किया जाता है। दूसरा, काट पीट करने के बाद जो अपडेटेड पावर है उसके हिसाब से आप साइन एडजस्ट करते हैं, ठीक।
अब हम बात करते हैं हमारे सूटेबल रीजन की। सूटेबल रीजन यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि सारे पॉजिटिव वाले और सारे जीरो चाहिए। तो पहला जो आएगा रीजन वो है माइनस इन्फिनिटी से -1, क्यों लिख रहा हूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 इंक्लूडेड है। उसके बाद 2 से लेके 3, 2 इंक्लूडेड है, 3 नहीं है। नेक्स्ट 3 से लेके 4, दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। एंड लास्ट में 5 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये है आपका इस सवाल का आंसर। मुझे उम्मीद है जो नोटवर्दी पॉइंट्स है आप उन्हें प्लीज़ ध्यान में रखते रहिए। जो सीखने वाला पार्ट है वो सीखिए, रटने रटाने से मैथ्स नहीं होता भैया, आपको सीखना पड़ेगा चीज़ें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल राइट, तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास दोनों तरफ दो एक्सप्रेशंस लिखे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें जूनियर क्लासेस में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी याद दिलाते हैं। इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आप जज्बाती हो गए कि x² + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा रादर। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, जज्बाती बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको जो चीज़ बोला गया वो कीजिएगा। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते आप पूछेंगे, क्योंकि हमें क्या पता x + 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम कन्वेंशनल तरीके से जाएंगे। जैसे कि हम इनइक्वालिटीज़ को तब सॉल्व करते हैं जब एक तरफ जीरो होता है ना। तो जीरो बनाने के लिए आपको बाकी सब सामान को यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली अब हम अपना जो एलसीएम है एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के मतलब है कि यहाँ पे आपने x + 1 इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये x + 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आपने x - 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये x + 5 और x - 1 हो गया, और नीचे आ गया x - 1 x + 1। अगेन जज्बाती नहीं होना है कि इसे a + b a - b नहीं करना है, क्योंकि हमें तो लीनियर फैक्टर्स चाहिए, ऑलरेडी लीनियर है। ठीक, अब जब आप ऊपर सॉल्व करेंगे ये आएगा x² + 2x + 1। नेक्स्ट आपके पास आएगा x, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है x², देन आएगा +5x - x। ठीक है, तो ये आएगा प्लस का 4x एंड देन आएगा माइनस का 5। ठीक, और यहाँ पे आएगा x - 1 x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं यहाँ पे ही देख लूँ तो ये x² और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2x और -4x आएगा, तो मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। तो 2x - 4x माइनस का 2x हो जाएगा, देन +1 एंड प्लस का 5 प्लस का 6 हो जाएगा। अपॉन में आपके पास आ रहा है x - 1 और x + 1 एंड दिस एंटायर थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट आप अगर ऊपर देखो लीनियर तो है, लेकिन x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन वाले को नेगेटिव को कॉमन लेके आपको x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये ऐसे आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब ऑफकोर्स आपको ये माइनस यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या किया, दोनों साइड -2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने माइनस को मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड कर दिया, तो अगर आपने माइनस को डिवाइड किया है तो शायद आप ये बात समझ पा रहे हैं, हमने ये बेसिक रूल्स में भी देखा था कि इसका जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। ऑफकोर्स इसके बाद अब तक तो शायद हैबिट हो गई होगी कैसे करना होता है, वो लाइन बना के करना होता है। अदरवाइज अगर आप यहाँ से वैसे तो जज कर भी सकते हो, बट ठीक है, अभी हम सिंस सीख ही रहे हैं तो नहीं करते इतना तेज। तो आपका पहला जो आएगा वो -1 आएगा, दूसरा जो आएगा वो 1 आएगा, और तीसरा जो आएगा वो 3 आएगा रूट, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा -1 और 1 आप ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। ठीक, अच्छा, और प्लस का 3 आप ले ही सकते हो, प्लस का 3 आप क्यों ले सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर में, और आपको इक्वल टू 0 भी चाहिए, और यहाँ पे आप प्लस लेते हो, उसके बाद माइनस प्लस और माइनस, क्यों, क्योंकि सारे पावर्स ऑड में है। ठीक है, देयरफॉर x जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ पे, आपको लेस देन और इक्वल टू चाहिए, यानी कि आप जाओगे -∞ से -1, -1 इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन 1 से लेके 3, लेकिन 3 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। एक बार दोबारा देख लीजिएगा। मेन जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये मोटिवेट करना था आइडिया कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा जस्ट बिकॉज ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा दिखाई पड़ रहा है। इन इक्वेशंस में इक्वेशंस की तरह एग्जैक्टली नहीं काम करना होता। ठीक है, तो ये आपका
फाइनल आंसर है। इसे एक बार करके भी देख लीजिएगा दोबारा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो ये फाइनल प्रॉब्लम है आज के इस लेक्चर का। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ये जो प्रॉब्लम है इसे हम डबल इनइक्वालिटी बोलते हैं। डबल इनइक्वालिटी, आपको ऊपर इनइक्वालिटी देख के समझ भी आ रहा होगा कि इसे ऐसा क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो ये डबल इनइक्वालिटी टाइप का प्रॉब्लम है। मैं लिख भी देता हूँ, इसको अलग से मैंने मेंशन नहीं किया है। सॉल्व करने का तरीका अभी भी वही है, बस आपको करना क्या होता है, इसको कन्वर्ट इनटू टू सिंगल इनइक्वालिटीज। ठीक है, एंड देन सॉल्व देम सेपरेटली, इनइक्वालिटीज एंड सॉल्व सेपरेटली। ठीक है, एंड फाइनली टेक कॉमन ऑफ बोथ। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो वही होता है। अब अगेन ये कॉमन क्यों ले रहा हूं मैं, कॉमन का मतलब बाय द वे इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, कॉमन से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, इंटरसेक्शन है मेरा मतलब। अब यहाँ पे कॉमन क्यों लिया जा रहा है, देखिए अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन b, तो आप अगर इसे दो इनइक्वालिटी में बांटोगे तो कैसे बांटोगे, एक है कि a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन b, बट ये दोनों साथ में है ना, एक साथ आपके सेटिस्फाई होने चाहिए। तो इसलिए आप जो वर्ड यूज करोगे वो है एंड, और एंड जो होता है वो इंटरसेक्शन का वर्ड होता है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये क्यों किया गया है। ठीक है, अब हम इस सवाल को मेनली सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा मेन जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। अगर आप देखें तो यहाँ से हमें दो इनइक्वालिटी मिलेंगी, तो मैं ये नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। तो पहला जो इनइक्वालिटी होगा वो है 1 इज लेस दैन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो ये पहला हिस्सा है, मैं चेक कर लेता हूँ बाय द वे। ठीक है, हाँ, और दूसरा जो है वो है, यहाँ पे एंड भी कर देते हैं, थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज लेस दैन इक्वल टू 2। ठीक, अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, क्या x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है? बिल्कुल, x आप नेगेटिव रख लो, पॉजिटिव रख लो, उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करो तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। आप चाहो तो डी निकाल के कर लेना अगर आपको ऐसे तसल्ली नहीं मिल रही है तो अगर ये पॉजिटिव है तो क्या हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज येस। एंड अगर क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मैंने अवॉइड करने को बोला था, लेकिन वो कब बोला था, अनलेस कि आपको एग्जैक्टली साइन पता हो। और यहाँ पे हमें पता है कि ये जो है ये पॉजिटिव ही हो सकता है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा ये, और जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा ही सेम यहाँ पे भी होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ देखने लायक एक्सप्रेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ, मुझे लगता है जगह की थोड़ी सी कमी हो रही है। ठीक है, तो ये है 2x स्क्वायर प्लस 2 ही कर देता हूँ सीधा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या किया गया है। क्यों, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये हमने यूज किया। अब अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो ये x स्क्वायर उधर जाके बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x एज इट इज रहेगा, ये उस साइड माइनस होगा जाके, और ये बनेगा प्लस का 7। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमने थोड़ी देर पहले शायद देखा था या नहीं देखा था, ऐसा ही कुछ देखा तो था। ठीक, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं एंड वाला हिस्सा भी सॉल्व कर दूं तो ये 2x स्क्वायर इधर आके बनाएगा x स्क्वायर, 7x एज इट इज, और ये माइनस का 2 ये प्लस का 6 बनाएगा, एंड दिस इज लेस देन 0। ठीक, अगेन अगर आप यहाँ देखो कुछ ऐसा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, 7 2 14 है, तो ये 14 बनता हुआ तो नहीं दिख रहा, क्योंकि 14 7 और 2 से ही बनेगा मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ से हमें एक सस्पिशियन हुआ कि इसका यार डी चेक करो। इसका अगर डी चेक करते हो तो वो होगा -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 7, जो कि आएगा 7 7 आर 49 माइनस आपके पास आ गया 56 है ना, 4 2 8 एंड 8 7 56, एंड दिस इज क्लियरली लेस दैन 0। यहाँ पे जो a है विच इज 2 विच इज ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर
आप ये बोल सकते हो कि 2x² माइनस 7x प्लस 7 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ही है। तो यहाँ से तो हमें जो आंसर मिलेगा, हम ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो है कि x कोई भी रियल नंबर ले सकते हो इस पार्ट से। अब ये जो एंड वाला पार्ट है इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक एंड भी है ना, तो ये एंड का दूसरा पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो वो है ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ये बिलोंग टू आर क्यों ले रहे हैं। हमने देखा कि ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x का क्या सोल्यूशन है कि x कोई भी रियल नंबर का वैल्यू ले सकता है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब यहाँ पे -7 है, -7 को हमको अगर 6 के 2 फैक्टर्स में काटना है तो हमें इसे -6 और -x लेना पड़ेगा। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ कोर्स। यहाँ से अगर हमने x कॉमन लिया तो हमें आएगा x -6, और यहाँ से हमने कॉमन लिया था, एक तो x यहाँ से आ ही गया था, और यहाँ से हमने माइनस का 1 कॉमन लिया था। ठीक है, तो ये आया। अगेन जब आप इसे बना के देख लेंगे तो आपके पास आएगा क्या, 1 आएगा, 6 आएगा, आपके पास प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, और आपके पास ये दोनों चीज़ें आएंगी। तो यहाँ से जो आएगा आपका रीजन वो आएगा x 1 से 6, और दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये दोनों एंड के बीच में रखे हैं, तो फाइनली जो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो है x बिलोंग करता है r इंटरसेक्शन 1 से 6, क्योंकि हमने एंड लिया था। ऑफ कोर्स r है, और 1 से 6 जो है, 1:6 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 1-6 का जो इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, ये दोनों जो है इसमें से ये जो है इसका सबसेट है, और सबसेट का जब आप इंटरसेक्शन लेते हो तो आपको पता ही है वो यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डबल इनइक्वालिटी का गेम भी समझ में आ ही गया होगा। इसमें भी कुछ एडिशनल नहीं है, यहाँ पे सब वैसे ही चल रहा है जैसा कि हमने देखा था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ओके, तो मैं अपने मटेरियल के थ्रू स्क्रॉल कर रहा था और मैंने एक PYQ देखा, रिसेंट, मतलब बहुत पुराना नहीं है ऑफ कोर्स। तो मैंने सोचा कि मेरे को ये इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो यहाँ प्रीवियसली क्वेश्चन जो था वो लास्ट नहीं था, ये आखिरी क्वेश्चन है। प्रॉमिस, आपकी प्रॉमिस, मेरी प्रॉमिस, जिसकी भी करवा लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर 1। ठीक है, एंड जो रीड्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रीड होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये बुक में ही रीड्स लिखा था, यस, तो उसी में रीड्स लिखा था इसलिए यहाँ पे आ गया। ठीक, तो जो न्यूज़पेपर है ए पढ़ते हैं 63% लोग, और 76% लोग बी पढ़ते हैं। अगर x% बोथ पढ़ते हैं तो हमें बोला जा रहा है कि पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है x की इनमें से। ठीक है, तो हमें देखना है कि इसमें से पॉसिबल वैल्यू क्या है, और ये सिंगल करेक्ट आंसर में है, जेईई मेंस 2020 में आया था। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा, ये जो है ये एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, वैसे सेट थ्योरी का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको बोथ न्यूज़पेपर वगैरह बोला गया। अगर ये x% बोथ की बात हो रही है तो यानी कि ये जो है ये इंटरसेक्शन की बात हो रही है, राइट। तो अगर हमें परसेंटेज दिया है तो आई थिंक हमारा जो यूनिवर्सल सेट है, यानी कि जो सारे पॉपुलेशन है, अगर हम उसे 100 ले लेते हैं तो शायद हमें क्लियरली मिल जाएगा कि नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर ए जो होगा वो 63 होगा, क्योंकि वो 63% है। नंबर रीडिंग बी जो होगा वो होगा 76%, राइट। तो हमने ये जो 100 लिया है ये हमने लेट करके लिया है, ठीक है। और ये लेट हमने क्यों किया है, ताकि हमने जो ये जो ए और बी है ये हमें क्लियरली एक सिंपल नंबर्स में मिल जाए, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे थे, ठीक है। ऑल्सो हमने देखा है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो एक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, ऑफकोर्स हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला बहुत सिंपल था, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट आपका ये कहना हो सकता है इसमें कि हमारे पास ए यूनियन बी तो है ही नहीं हमारे पास, तो फिलहाल तो हमारे पास जितना है हम उतने से काम कर लेते हैं। तो एन ऑफ ए जो था वो 63 था, एन ऑफ बी जो था वो 76 था, माइनस एक्स जो कि हो गया 139 माइनस एक्स, ठीक है।
बट क्या हमें ये बात पता है कि A यूनियन B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होंगे n ऑफ u से? क्या हमें ये पता है? हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं A और B का कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ, यहाँ पे B लिख देता हूँ, तो ये U है। तो हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि A यूनियन B जो है वो ये सारा का सारा मैटर है, ठीक है, इसे लिख भी देता हूँ A यूनियन B। तो ये जो है ये फ्रॉम द वेन डायग्राम हम ये चीज़ बिल्कुल बात इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये आ गया। दूसरा, हमें और भी कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी, वो हम आगे देख लेंगे। तो n ऑफ A यूनियन B जो था वो 139 माइनस एक्स था और ये लेस दैन इक्वल टू है 100। ऑफकोर्स हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों साइड में x ऐड कर दीजिए तो ये आएगा 100 प्लस x और ये आएगा 139। तो x जो है इट इज़ ग्रेटर दैन 39, ठीक है। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो 39 से नीचे 29 है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना, और 37 भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 39। तो C और D तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। अब बात हो रही है A और B में, ठीक। तो A और B में भी आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 65 तो नहीं होगा, क्योंकि 65 जो है वो 63 से ज़्यादा परसेंटेज है ना। तो 63 से ज़्यादा कैसे हो सकता है? क्योंकि इंटरसेक्शन है, यानी कि बोथ रीड करने वाले हैं, तो वो 63 और 76 दोनों से कम ही होगा। खैर, अगर आपको इस बात पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है तो हम यहाँ कर सकते हैं। वेन डायग्राम से हमें एक और चीज़ मिलती है, क्या? A इंटरसेक्शन B जो है वो A से भी छोटा होगा एंड A इंटरसेक्शन B जो है वो B के एलिमेंट्स से भी छोटा होगा, है ना। नंबर्स जो होंगे वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन है, मैं इसे दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये जो इंटरसेक्शन है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ A इंटरसेक्शन B। ये क्लियरली इन दोनों का सबसेट है, ठीक है। और सबसेट जो होता है उसमें या तो बराबर या फिर कम एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए बराबर या कम लिखा है। अच्छा, n ऑफ A जो है वो 63 है और n ऑफ B जो है वो 76 है, ठीक है। ये x है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमको इन दोनों को साथ में लेना है तो इन दोनों से तो यही चीज़ आता है कि ये 63 से कम होगा, ये 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये फ्रॉम भी लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है कि x जो है वो 39 से तो ग्रेटर है लेकिन वो 63 से कम है। तो इसी वजह से देयरफॉर अपना जो आंसर है वही आएगा कि हम बोल सकते हैं x कैन बी, या 55 था आई थिंक, मैं चेक कर लेता हूँ, 55, यस। तो x कैन बी 55, जो कि है अपना ऑप्शन ए, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा जेईई मेंस का। देख रहे हो कि ये जो है ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस थे, इसमें इनइक्वालिटीज और सेट थ्योरी दोनों का यूज़ हो गया, ठीक है। और सेट थ्योरी में ज़्यादातर ऐसे सवाल आते हैं, उस पर सेट थ्योरी का ज़्यादा काम नहीं होता, उस पर और चैप्टर्स का काम होता है। इसीलिए मैंने सेट थ्योरी के अभी PYQs आपको वही करवाए हैं जो आप अभी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। और PYQs आपको जनरली 12th का सिलेबस जल्दी वाइंड अप करने के बाद शुरू करना होता है, वो पहले ना ही करें तो बेहतर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। तो हम बढ़ते हैं आपके होमवर्क प्रॉब्लम्स की तरफ। तो ये आपके कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें ज़रा देख लीजिएगा। मैंने सारे वेराइटीज़ के जो करवाए हैं उन्हीं से रिलेटेड है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। आपको तो कंपैरेटिवली इजी ही प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप कर लीजिए, जिसेंस ये जो लेक्चर सीरीज़ थी ये बिगिनर्स के लिए थी इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फाइनली जो मैंने प्रॉमिस किया था मैंने कर दिया है भाई। अब आपका काम है यार, आप स्प्रेड द वर्ड अबाउट द चैनल, ठीक है। पसंद आ रहा है तो बिल्कुल। एंड मैंने तो अपना काम कर दिया। मैंने बोला था जनवरी 24 से पहले मैं जो है ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा और मैंने अपना काम किया है, ठीक है। अब मैं लॉगरिदम्स एंड मॉड्यूलस भी कराऊँगा, वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इससे कितने लेक्चर्स में अभी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, बट हाँ। तो ये हमारे होमवर्क प्रॉब्लम्स है, इन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। आंसर तो दिए ही हुए हैं आपको, उम्मीद है मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी हो लिखते टाइम। हो जाता है मेरे से कभी कभी, ब्लंडर हो जाता है। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग यार, ठीक है। ये फिर और कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ हिंट भी दिया है, क्वाड्रेटिक्स वगैरह के बारे में थोड़ा सावधान रहने के लिए। एंड एक जेईई मेंस का क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी छोड़ा है, ये सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा है
प्लीज़ 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 इस चैनल को रिकमेंड कीजिए। मैं जो प्रॉमिस करता हूँ वो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। और मैं वो प्रॉमिस करता ही नहीं जो मैं नहीं रख सकता। तो जैसा कि मैंने अपने डेडलाइन पे इसे कंप्लीट किया है, तो स्प्रेड द वर्ड अबाउट इट। मैं 11th के एटलीस्ट और 2 चैप्टर्स तो मैं कराऊंगा ही, जो कि है लॉग, मॉड, ये जो हमारे 2 चैप्टर्स होंगे, एंड ट्रिगोनोमेट्री में मैं पुराना वाला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, यानी कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह सब हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा, मेरा बिलीफ यही होता है कि आप पढ़ रहे हो तो सारा ही पढ़ के जाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। पीस।